फ्रेंड्स, आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या होते हैं ये, एक सेंटेंस में हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इन डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आप इन तीन चीजों को समझ गए ना तो आपको कभी भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एक सेंटेंस बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग एसवीओ के नाम से भी जानते हैं। अब एसवीओ क्या होती है? कुछ भी नहीं होता है। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब वन बाय वन इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। देखिए, सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। देखिए, सब्जेक्ट के बिना इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो ये आपको एक सेंटेंस में मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली मिले इनडायरेक्टली मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो क्या होता है सब्जेक्ट? देखिए, सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। देखिए, इजी वे में समझिए कि आपके आसपास जितने भी काम हो रहे हैं ना, उस काम को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसा कि सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का क्या मतलब होता है? कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। चलिए अब इसे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम लोग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रवि ईट्स एन एप्पल। मतलब रवि सेब खाता है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। तो रवि हो गया आपका सब्जेक्ट। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द कैट इज स्लीपिंग। बिल्ली सो रही है। तो क्या आप लोग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत इजी है। सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, कौन सो रही है? बिल्ली सो रही है ना। तो द कैट हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल कौन खेलता है? वे खेलते हैं। तो दे हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो चलिए अब अपने डेफिनेशन पे वापस से चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो काम करता है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात कही जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप लोग समझ चुके हैं कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब आइए सेकेंड पॉइंट पे। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ काम को करने वाला ही नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब वो भी होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कोई भी बात कही जाती है। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता है, क्योंकि सभी सेंटेंस में काम हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में दोनों चीजें लिखी हैं ताकि आप हर एक तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पाएं। चलिए अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, द स्काई इज ब्लू। मतलब आसमान नीला होता है। अब मुझे बताइए कि क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि आसमान का जो कलर है वो नीला होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा सेंटेंस से कि किसकी बात हो रही है। जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्काई की हो रही है ना। तो द स्काई हो गया आपका सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इज वेरी टॉल। मेरा जो भाई है वो बहुत लंबा है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेरे भाई की बात हो रही है ना। मैं तो उसी के बारे में बता रही हूँ कि वो बहुत लंबा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है माई ब्रदर। इसी तरह से एक सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग होता है, टुडे इज मंडे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोच कर बताइए। देखिए, टुडे इज मंडे, इसका मतलब है कि आज मंडे है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज की। तो जो टुडे है वो आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस।
एक राजा था जो एक महल में रहता था। अब यहाँ पे मुझे सोच कर बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। क्या स्टार्टिंग में देयर आ रहा है तो यही हमारा सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत होता है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी वर्ड आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने वाला हर वर्ड आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे देयर का कोई मतलब ही नहीं है, देयर आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। आपका सब्जेक्ट है अ किंग, क्योंकि बात किसकी हो रही है? आप क्वेश्चन करिए ना सेंटेंस से कि किसकी बात हो रही है। एक राजा की बात हो रही है ना, उसी के बारे में तो बताया जा रहा है कि एक राजा था जो एक महल में रहता था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है अ किंग। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें हम देयर का यूज करते हैं और वहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देयर जब भी स्टार्टिंग में आता है ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद जो वर्ड आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, छत पर एक बिल्ली है। तो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? एक बिल्ली की बात हो रही है ना, तो अ कैट हो गया आपका सब्जेक्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है, मुझे 2 लाइन में बताओ, तो आप क्या आंसर करेंगे? आपको बस 2 ही बातें बोलनी है। फर्स्ट पॉइंट, जो काम करता है, और सेकेंड पॉइंट, जिसके बारे में कोई बात की जाती है। बस यहीं पे आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये इतना हार्ड था, इतना मुश्किल था? बिल्कुल ही नहीं ना, बहुत इजी है सब्जेक्ट को समझना, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना एक सेंटेंस में। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट जो काम करता है ना, कोई भी काम, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, सोने का, दुनिया का कोई भी काम जो हो रहा होता है, उसका असर, उस काम का असर जिस पर पड़ता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एक्शन को रिसीव करने वाला ही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए आपने बुक्स में देखी होगी, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखी होती है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब भी सेम ही होता है कि जो एक्शन को रिसीव करता है वो ही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए, आप एक स्केल से अपने हाथ पर मार रहे हैं, ठीक है? तो मारने का काम, पीटने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो आप क्या हुए? आप हुए सब्जेक्ट। अब जिस पर आप मार रहे हैं, यानी कि आपका हाथ, उस पे जो चोट लग रही है, उसको दर्द महसूस हो रहा है, तो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? आपका हाथ कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपका हाथ हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं मारने का, उसको रिसीव कर रहा है हाथ। तो हाथ हो गया ऑब्जेक्ट और आप हो गए सब्जेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है कि जिस पर काम का असर पड़ता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलिए अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उन एग्जाम्पल्स में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। तो इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। अब मैं क्या बोलती हूँ, मेरे जो बोलने का असर है वो किस पर पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज पे पड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूँ? इंग्लिश बोल रही हूँ ना, तो इंग्लिश हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी इज ईटिंग पिज्जा, वो पिज्जा खा रही है। तो खाने का काम कौन कर रही है? वो कर रही है ना, तो शी हो गई सब्जेक्ट। अब वो जो खाने का काम कर रही है, उसका असर किस पे पड़ेगा? एक्शन को रिसीव कौन करेगा? पिज्जा करेगा, क्योंकि पिज्जा धीरे धीरे खत्म होगा, वो तो सेम वैसा का वैसा नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो तो उसे खा रही है, तो उसका असर पड़ेगा पिज्जा पे, तो पिज्जा हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करती हूँ। हम सभी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं ना, तो यहाँ पे प्यार करने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, तो आई हो गया सब्जेक्ट। अब मेरे प्यार करने का जो असर पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? मम्मी पापा पे, तो माई पेरेंट्स है ऑब्जेक्ट। मैं जो प्यार कर रही हूँ उसे रिसीव कौन करेगा? इस एक्शन को रिसीव करेंगे मेरे मम्मी पापा, तो मेरे मम्मी पापा हो गए ऑब्जेक्ट। आई होप अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है
और तब हमें समझ नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है ना। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम का डायरेक्ट असर जिस पे पड़ता है। तो ये तो कुछ भी नया नहीं है, एक्चुअल में ये वही है जो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, ये अलग से कोई टाइप नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो कि कुछ ना कुछ काम करता है, कोई ना कोई एक्शन करता है, ठीक है। उसके काम का असर जिस पे पड़ता है, उसके एक्शन को जो रिसीव करता है, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या हो गई, मैं हो गई सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ ना। तो आई हो गया सब्जेक्ट। अब मेरे पढ़ाने का असर किस पे पड़ेगा, मेरे पढ़ाने का असर आप लोगों पे पड़ेगा। मेरे पढ़ाने को रिसीव कौन कर रहा है, इस एक्शन को आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या हो गए, आप लोग हो गए ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पे पड़ता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे मिल जाता है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, ही सेंड मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। तो मैसेज भेजने का काम किसने किया, उसने किया, तो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब उसने क्या भेजा, उसने एक मैसेज भेजा, तो अ मैसेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे देखिए, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक मैसेज, ये मिला किसे, ये मिला मुझे, मी को। तो मी यहाँ पे क्या है, मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे मिल जाती है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पे पड़ता है, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गिफ्टेड हिम अ वॉच, मैंने उसे एक वॉच गिफ्ट की। तो वॉच गिफ्ट करने का काम किसने किया, मैंने किया। तो आई है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब मैंने क्या गिफ्ट किया, मैंने एक वॉच गिफ्ट की ना, तो अ वॉच यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताइए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला किसे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला हिम को। तो हिम क्या हो गया, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ब क्या होती है। देखिए सीधे सीधे एक लाइन में समझिए, जो किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया, यानी कि आपने जो भी काम किया वही हो गई आपकी क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो आपके वर्ब होते हैं। अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, सीधे सीधे समझिए। एक्शन वर्ड्स का मतलब है कि जो भी काम हो रहा है वही आपके एक्शन वर्ड्स हो गए। जैसे कि खाना, खेलना, कूदना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, तो यही हो गई आपकी वर्ब। क्रिया की एक खास बात होती है कि ये अपना रूप बदलता है। जी हाँ, ये अपना रूप बदलता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में जिस तरह से आप बोलना चाहेंगे उसी के अनुसार आप वर्ब्स की फॉर्म को लगाएंगे। अब देखिए ये अपना रूप कैसे बदलता है। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब होता है खाया, ईटन का मतलब होता है खा चुका है, ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है, और ईट्स का मतलब होता है खाना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गो का मतलब हो गया जाना, वेंट का मतलब होता है गया, गॉन का मतलब होता है जा चुका है, गोइंग मतलब जा रहा है, गोज मतलब जाना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। V1, V2, V3 ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इनके बारे में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये जो हैं सारे वर्ड्स, ये क्या है, ये सारे आपके वर्ब्स हैं। तो चलिए अब करते हैं कुछ मिक्स एग्जाम्पल्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द बॉय किक द बॉल, लड़के ने गेंद को मारा। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है, तो द बॉय है सब्जेक्ट। अब काम हो क्या रहा है, काम हो रहा है किक मारने का, तो किक्ड है वर्ब, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब लड़के ने जब किक मारा तो उस एक्शन को रिसीव किसने किया, उसका असर किस पे पड़ा, बॉल पे पड़ा।
तो यहाँ पे द बॉल है आपका ऑब्जेक्ट और इसी को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसे ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, आई गेव माई सिस्टर अ चॉकलेट, मैंने अपनी बहन को एक चॉकलेट दी। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रही हूँ मैं, तो आई है सब्जेक्ट, काम हो क्या रहा है, देने का, तो गेव है वर्ब। अब मैंने क्या दिया, मैंने एक चॉकलेट दी, तो अ चॉकलेट यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे मिल रहा है, मेरी बहन को, तो माई सिस्टर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या